नूतन ने लिया आखिरी सांस। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं, नूतन अपनी आखिरी सांस लेते हुए ऋषि को अपनी बेटी फूल का हाथ देकर और उसकी जिम्मेदारी सौंप कर चली जाती है इस दुनिया को छोड़कर। नूतन और ऋषि के बीच खास बातचीत होती रहती है, जहां पर यह सवाल करता है बार बार ऋषि कि प्लीज़ आप यह बताइए कि आखिर झनक के पिताजी कौन हैं, उनके पिताजी का नाम कहाँ है और वो कहाँ से हैं। तभी वह पुरानी बातें याद करती है और यह कहती है कि मैं तो बता दूंगी, क्या आप सुन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आपके अंदर तो क्षमता है इतनी ये सच्चाई जानने के लिए। आखिर ऋषि यह बोलता है कि एक बात ऐसा क्या है कि नहीं सुन पाऊँगा, आप बताइए तो। कैसे नहीं सुन पाऊँगा यह बात देखिए आप, लेकिन वह यही बात बोलती है कि आप नहीं सुन पाएंगे। तभी ऋषि कहता है कि बताइए ना आंटी, आखिर कौन है उसके पिताजी, फूल के पिताजी का नाम क्या है। लेकिन बस नूतन को यह लगता है कि अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो ज़रूर मैं बताऊंगी, लेकिन आप जो उसकी सच्चाई आप अपनी कानों पर सुन नहीं पाएंगे और ना ही तो भरोसा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तभी आखिरकार वह बता देती है कि उसके पिताजी का नाम अनिरुद्ध बोस है। यह सुनने के बाद ऋषि के मन होश उड़ जाते हैं, जैसे वह इस सच्चाई कैसे आखिर सुन पाएगा, क्योंकि उसके होने वाले ससुर जी हैं। आखिर यह सच कैसे हो सकता है। ऐसे में नूतन को भी लगता है कि इनको यकीन हो या ना हो, लेकिन इसकी सच्चाई दिलाने के लिए कुछ बोल जाती है। तभी उसको वो पुरानी बातें याद आती हैं अनिरुद्ध बोस वाली, और वह जो है सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह ऐसा समय में झूठ क्यों बोलेंगी और हमसे ऐसे लास्ट मोमेंट में ऐसा झूठ बोल के क्यों बात बोलेंगी। आखिर जो बोल रही हैं वह सच ही बोल रही होंगी। दूसरे तरफ में अदिति जो है ऋषि का शिकायत अनिरुद्ध से करती है कि आजकल वो मेरा बात नहीं सुनता है। वो पहुंच गया है झनक के गांव और वहां पर आकर बोलता है यहाँ आ जाऊंगा। अरे उससे पहले पूछना चाहिए था ना कि आखिर गया क्यों हो, आखिर उसको हो क्या गया है। वहां पर किसी को बोल रहा था तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सीरियस है, हो सकता है बच भी ना पाए, और वहां पर कह के चली जाती है। ऐसे में अनिरुद्ध को यह लगता है कि कहीं झनक की तबीयत ख़राब नहीं है ना, अगर वो कुछ भी हो गया तो आखिर उससे मिल भी नहीं पाऊँगा। लेकिन उसको तो वो पुरानी बात याद आती है, किस तरह से उसकी माँ ने हमें चिट्ठी दी थी लिखकर और मुझे सौंप दिया था झनक को। मानो आखिर वो वादा नहीं निभा पाया और आज झनक हमारे बीच नहीं है। लेकिन याद करके भी कोई फ़ायदा नहीं, इसको नहीं होता, क्योंकि वह सोच कर भी क्या कर सकता है, क्या कि फ़ायदा ही नहीं है। अगर मैं सोचता हूँ तो मेरी नेगेटिविटी, और अब मुझे सोचना नहीं चाहिए था। शायद यह सोचकर भी वह जो है नाखुश हो जाता है उसके बड़ों माँ, और यहाँ पर सोचने लग जाता है आखिर ऐसा क्या सोच रहा हूँ कि झनक के बारे में उसको याद तो नहीं कर आया। वो लोग झनक से मिस कर रहे होते हैं। तभी पीछे से अर्शी आ जाती है और इन लोगों की बातों को सुन लेती है, और इन लोग झनक को इस तरह से मिस करते हैं। कहती है आज भी सामने आ सकती थी लड़की, लेकिन यहाँ पर अर्शी आने के बाद जो वो सारी कुछ एकदम उलट पुलट फेर कर देते हैं। कहते हैं कि उसका नाम यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। 20 साल के बाद भी आप लोग उसका नाम इस घर में ले रहे हैं, क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं, आखिर क्या चाहते हैं। बहुत कुछ हो जाता है, वहाँ सुनना शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन लोग जो है यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाते हैं। दूसरी तरफ में जहाँ पर सच्चाई सामने आने के बाद ऋषि की हालत देखने लायक हो जाती है, और वह जो है बस यह सोचना रहा होता है आखिर यह सच्चाई कैसे हो सकती है कि जिस तरह से अनिरुद्ध उसने फूल के बारे में सोच रहे थे, हेल्प किए थे, हो सकता है इसको लेकर कोई बात होगी, वो जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर यकीन नहीं होता है कि वो जो भी कर रहे होते हैं, जो भी बातें बताती हैं, उसका नाम मून है। बचपन में मैंने उसे पाला था और उसका देख रेख मैंने ही किया था। तो आप देख रहे हैं ना अर्शी की जो हमारी बहन है। यह सुनने के बाद तो ऋषि को यकीन हो जाता है नूतन की बातों पे। तभी वह तकिए के नीचे से एक चिट्ठी निकालती है और वह ऋषि के हाथ में थमा देती है कि प्लीज़ बेटा इसे लो और अनिरुद्ध को दे देना।
यानी कि झनक के बापूजी को। दूसरे तरफ में जहाँ पर अदिति जो है गुस्से में आ जाती है ऋषि के घर में और कहती है आजकल ऋषि अपना मनमानी कर रहा होता है, देख रहे हैं ना किस तरह वो अपना हर बात को ऐसे साझा कर रहा है जैसे कि हम कुछ सोच नहीं सकते हैं। चला गया फूल के गांव और आकर जो बस जब मैंने बातें करना चाहती हूँ तो बातें उतना कर नहीं पा रहा है और ना ही करता है। कितना बड़ा गलती कर रहा है। तभी यहाँ पर मुखिया जी बोलते हैं कोई गलती नहीं किया है, वो अपना जिम्मेदारी उठा रहा है और वो जो कर रहा है आज तक उसके ज़िंदगी मतलब इंसानियत नामक चीज़ बची हुई है। लेकिन यह बातें करते हैं तो अभिमन्यु बाकी सभी परिवार वालों को बुरा लगता है क्योंकि वह फूल की तारीफ़ करते हैं। लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि अदिति को तकलीफ़ है, बट वो कहते हैं इससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। यह हमारी ज़िंदगी का जो है ना एक तरफ से मकसद है समझिए, तो जो आता है स्वीकार करना है पड़ता है। लेकिन अदिति गुस्सा करती है कि आप भी उसका जो है बार बार क्यों नाम लेते हैं, लेकिन उसके घर वाले बारे में मना करते हैं। बट फिर भी मुखिया जी वही करते हैं जो सच्चाई है होके रहेगा। आप लोग उसे कितना ही इग्नोर करो लेकिन वो आपके सामने आ ही जाएगी। वो जो ज़िंदगी के दस्तूर के कुछ अंग है अदिति के सामने साझा करते हैं। वो कहते हैं भी है कि जो आने वाला है वो आकर रहेगा और जो जाने वाला है वो जाकर रहेगा। हम और कोई जो मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आदित्य यह पूछती है कि एक बातचीत कर लेते हैं, इसके दौरान जो मुखिया जी की सारी सच्चाई सबके सामने खोल के रखते हैं। लेकिन घर वाले कहते हैं कि आप ऐसी बातें मत कीजिए ना, इसको तकलीफ़ होती होगी। अगर इसकी जगह मैं भी रहती तो मुझे वही करती जो आज ये लड़की कर रही है। लेकिन वो कहते हैं कि सच्चाई तो खुद आ जाएगी सबके सामने, हम और तुम कौन होते हैं रोकने वाले। तो ऋषि हो सकता है, जो होना है होकर ही रहेगा, यही ज़िंदगी का दस्तूर है। ऐसे में उनकी पत्नी जो है उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, प्लीज़ आप ऐसी बातचीत अभी फ़िलहाल के लिए मत कीजिए। बेचारी के ऊपर क्या गुजर रही होगी ना, समझ सकते हैं। अगर आप भी इसके जगह पे होते तो आप भी यही करते। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि हम क्या करते हैं, ऋषि क्या करता है, हम यह और आप लोग नहीं तय कर सकने वाले हैं और हम लोग होते कौन हो उसको रोकने वाले। बट अदिति को यहाँ पर बहुत तकलीफ़ लगता है क्योंकि बार बार जो है ना मुखिया जी वो फूल और ऋषि के पक्ष लेते हैं। आखिर वो कहते हैं हमें उस पर गर्व है क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारी आज तक भूला नहीं है और उसे वो निभा रहा है, इसलिए उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ में जहाँ पर वो देख रहा है कि चिट्ठी देने के बाद यह कहती है कि उन्हें बोल देना और कह भी देना हमारे बारे में, बस ये चिट्ठी उनको दे देना, बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है। लेकिन जब ऋषि बारे में पूछता है तो नूतन जो खुलासा करती है बड़ों माँ के बारे में कि आपको अगर भरोसा नहीं होगा मेरे ऊपर ना तो आप जाना और बड़ों माँ से पूछ लेना, जेठू से भी पूछ सकते हो, सारी सच्चाई आपको पता चल जाएगी और वो लोग आपको सारा सच बता देंगे। इधर जो है जिस तरह से तकलीफ़ लगती है अदिति को, लेकिन वह तकलीफ़ को भी झेल के बैठी रह जाती है। और यहाँ पर मुखिया जी ज़ोर ज़ोर चिल्ला के सच्चाई सबके सामने खोलते हैं क्योंकि उसके भाई जो है उसे मुंह लगा देता है और कहता है कि आप जिस तरह से पहले हम लोग को मानते थे उस तरह से मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुखिया जी कहते हैं और यह भी बोल देते हैं कि देखो मैं बड़ा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है हमारे पास वह ज्ञान नहीं है। मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सोच समझ के बोलता हूँ और सच बोलता हूँ। तुम लोग के सच सुनने की सामना करने की क्षमता नहीं है। ऐसी वैसी बात जो है सबके सामने बोल देते हैं। लेकिन यह क्या, परिवार वाले जो हैं जिस तरह से अदिति का हेल्प करते हैं और कहते हैं तुम लोग जिस तरह से अदिति को आज मदद कर रहे हो उस तरह से फूल के नज़रों में देखो आज उसके प्रति क्या गुजर रही होगी। उसके माँ बाप पर उसके साथ नहीं है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है और अगर ऋषि नहीं मदद करेगा तो कौन करेगा। आखिरकार उसकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ तो होता जाता फूल को फंसेगा, हम नहीं ऋषि फंसने देंगे। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भूल रहा है, आप लोग उसको भुला रहे हैं। तो यह सारी बातें जो सुनने के परिवार में खलबली सी मच जाती है। अदिति भी ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, बट क्या फ़ायदा, वही होगा जो होना रहेगा। ऐसे में बातें जो हैं गंभीर वहाँ पर हो जाती हैं और अदिति जो है जिस तरह से मुँह लगाती है मुखर्जी के और वह कहती है शायद आप सच ही बोल रहे हैं, हम जी
जो बेकार हमें इतना सारा सोच समझ कर रखे हैं। इधर उधर नूतन की हालत ख़राब हो रही होती है और कहती है कि मैं शायद अब बच नहीं पाऊंगी। तभी ऋषि यह कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं बड़ा से बड़ा डॉक्टर दिखाऊंगा आपको और बचा लूँगा। नूतन बोलती है नहीं बेटा, मेरे पास अब वक्त नहीं है, मेरा जो आखिरी इच्छा था प्लीज़ पूरा करो। और वह क्या करती है कि ऋषि के हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को ठुकराना मत और उसको जो भी है कभी छोड़ना मत। मेरे और अनुज जैसा तुम मत करना, क्योंकि नहीं तो लड़की बहुत अच्छी है, प्लीज़ उसको अपना लेना। बहुत सारी बातें जो हैं वह ऋषि से वादा कर देती है और ऋषि बेचारा कुछ नहीं बोल पाता है और सिर्फ देख सुनकर रह जाता है। तभी जो नूतन सांस ऊपर नीचे होने लगती है, यहाँ पर ऋषि समझ जाता है कि इनकी आखिरी चॉइस है, आखिर हमें पूरा करना पूरा हक है। आने वाले एपिसोड में सारे सच्चाई जिम्मेदारी उठाने के लिए ऋषि तैयार होगा और पूरा